वेलकम बैक दोस्तों। कैसे हो आप सब। गुड इवनिंग सभी को, नए पुराने सभी दोस्तों को। देखो आज हमारी ये हिंदी की क्लास नंबर 4 है भाई। चौथी क्लास है हिंदी की। राष्ट्रभाषा होती है, देखो राष्ट्रभाषा है ना, राष्ट्र के लोगों की भाषा जो होती है वही राष्ट्रभाषा कहलाती है। अब हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हमारी है दोस्तों राजभाषा। और राजभाषा क्या है? हिंदी। हिंदी अपनी राजभाषा है, ठीक है। आमजन की जो भाषा होती है ना, आमजन की भाषा, वो कहलाती है जन भाषा। आमजन की भाषा को जन भाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा सारे देश के संपर्क की जो भाषा होती है ना, यानी कि जिसका जनाधार बहुत व्यापक होता है, वो कहलाती है। प्रश्न संख्या नंबर 2 में उत्तर बताइए। थर्ड ग्रेड के एग्जाम में आया था 2013 में। करो देखें क्या उत्तर होगा। राजभाषा किसे कहते हैं? अभी मैंने पूछा राष्ट्रभाषा के बारे में, अभी आपको बताना है राजभाषा किसे कहते हैं। और कमेंट बॉक्स में बताओ राजभाषा हमारी है क्या। अभी तुम्हारा दिमाग यहीं पे है कि कहीं और है? क्या है हमारी राजभाषा, फटाफट बता दो। हिंदी तो है। अब देखो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ना अपना, वो होगा जिसका प्रयोग सरकारी कामकाज में होता है ना, वो होती है राजभाषा। राजभाषा का एक तो भारत के अंदर इसका होता है हिंदी का और इंग्लिश का, ये दो हैं, लेकिन इंग्लिश राजभाषा नहीं है, हिंदी है हमारी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। वर्ण किसे कहते हैं बता दो, क्या उत्तर होगा। क्या आंसर होगा इसमें? तीसरा ऑप्शन, किसी भाषा की लघुत्तम सार्थक ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए बाप, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं बताइए। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? अच्छा, एक ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा है यहाँ पे। वैसे तो मैं अपने आप से ही दे देता हूँ इसमें, क्योंकि आंसर तो इन तीनों में ही है। 4 लिख देते हैं। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? 2 ही तो होते हैं ना दोस्तों। कौन कौन से? स्वर एंड व्यंजन। ध्वनि का जो बोला हुआ और लिखा हुआ जो रूप होता है ना, उसे वर्ण कहते हैं। जैसे ये लिख दिया और बोल भी दिया कै, लिख दिया और बोल भी दिया ई, क्या हो गए? वर्ण हो गए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 5वें नंबर का प्रश्न है, निम्न में से अयोगवाह किसे कहा जाता है बताइए। अयोगवाह है संयुक्त विसर्ग, घोष और महाप्राण। अयोगवाह ध्वनिया, ध्वनिया होती हैं, विसर्ग होगा। एक तो विसर्ग होता है, एक अनुस्वार होती है दोस्तों। ये 2 ही होते हैं अयोगवाह ध्वनिया। क्योंकि इनको है ना स्वरों के अंदर भी नहीं गिना जाता है और व्यंजनों के अंदर भी नहीं गिना जाता है। आपके दिमाग में ये बात तो आई होगी जिनको नहीं पता है कि यार इनको कहाँ पे गिना जाता है, फिर अपन ने पढ़ा ही नहीं है ये। तो ना ही तो इनको स्वरों में, ना ही इनको व्यंजनों में, इनका वैसे ही स्वतंत्र रूप से उपयोग किया जाता है। चलिए, निम्न में से अनुनासिक स्वर कौन से शब्द में नहीं है? गांव, दांत, हंस, घंटा। अनुनासिक गांव, गांव के अंदर, ठीक है, दांत में भी, हंस में भी। यहाँ पे दोस्तों ये चौथा ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है ना, डी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7वें नंबर में, हिंदी शब्दकोश के अनुसार निम्न में से सही क्रम में लगाना है आपको, मतलब पहले कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा। समझाया था मैंने तुम्हें पिछली क्लास में। देखो एक को तो वैसे ही हटा दो, किसको? जो आधा आ रहा है ना उसको। क्यों? क्योंकि उसके बाद में देखो अगर जय है, अब देखो इस जय का टुकड़ा करेंगे तो जय प्लस ए होगा ना, क्योंकि इसके अंदर ए मिला हुआ है।
अब आपको एक चीज के बारे में पता है, जब हम इस तरह के प्रश्न करते हैं कि कौन सा वर्ण पहले आएगा, तो आपको ये चीज तो पता है ना, स्वर पहले आते हैं, है ना भाई, स्वर पहले आते हैं ना। तो जैसे स्वरों के अंदर ए पहले आता है, तो भाई इसमें तो ए ही नहीं है, इसमें भी ए नहीं है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए अपने। अब ढूंढना क्या है, इसमें और इसमें, ये दो ऑप्शन में ही तो चयन करना है। तो जोहरी जोहरी दोनों ही ये सेम है, तो अब आगे बढ़ो, अगला ऑप्शन ले लो, ज्ञानार्जन और ज्येष्ठ, है ना भाई, ज्ञानार्जन और ज्येष्ठ। देखो ज्ञा, ये जो ज्ञ होता है ना, ये बनता है जय प्लस य से मिलकर के, है ना। और ज्येष्ठ जो है, अभी आपको मैंने ये वाला मेथड बताया ना, वो लगाओ, जय ए, इसमें कोई क्या नहीं है, स्वर ही नहीं है इसमें, ठीक है, इसमें कोई स्वर ही नहीं है, ये आ रहा है, लेकिन आप कहोगे सर स्वर तो इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें है दोस्तों, ए स्वर है इसके बाद में, यहां पर तो देखो ये आ रहा है, ये मतलब जितने भी स्वर वो व्यंजन है ना, उनके बाद में आता है ना, ये रे लेवे, तो 25 जो स्पर्श व्यंजन होते हैं उनके बाद में आता है। मतलब अपना आंसर क्या होगा इसमें, बी ऑप्शन, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है अपने को, यहीं पे आंसर आ गया, दो में ही। अगला प्रश्न देखते हैं, देखो, हिंदी शब्दकोश के अनुसार निम्न शब्दों का सही क्रम बताओ। अब देखो मैंने समझाया है तुम्हें, वही मेथड आपको फॉलो करना है, पहले स्वर आते हैं फिर व्यंजन आते हैं शब्दकोश के अनुसार, तो करो देखें। देखो एक शब्द मिल रहा है अपने को, दर्जन दर्जन और दर्जन, अगर हमने इस दर्जन का खेल खत्म कर दिया दरकार से मिला करके, भाई या तो ये आंसर होगा या फिर इनमें से कोई आंसर होगा, कोई देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये आंसर है तो कैसे, देखो देखते हैं, दे सभी में सेम है ना, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे रे आधा आ रहा है दोस्तों, रे आधा आ रहा है, दे के बाद में रे आ रहा है ना भाई, ए तो आ ही रहा है सभी में, इसको तो छोड़ दो दे वाले फंडे को तो, लेकिन अभी आगे चलो, तो इसमें रे आ रहा है, इसमें भी रे आ रहा है, इसमें भी रे आ रहा है। अब रे के बाद में क्या है, जय है, क्योंकि रे तो आधा है ऑलरेडी, तो जय ही आएगा, फिर जय के अंदर है ए, तो अब यहाँ पे देखो, द के बाद में रे है दरकार में, और रे के अंदर ए है, इसका मतलब इन सबसे पहले ये आ रहा है दर, ये वाला, तो यही आंसर हो जाएगा, कहीं ज्यादा आगे जाने की जरूरत ही नहीं है अपने को, यहीं पे आंसर निकल गया अपना। ठीक, आगे देखिए अब 9 नंबर का प्रश्न, संधि का अर्थ बता दो क्या होता है। दो अक्षरों के मेल से तीसरा अक्षर बनना, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है ना भाई। राइट, चलो, जैसे अगर हम बात करें हिम, हिम प्लस आलय, आपको है ना यहाँ पे कई लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, कंफ्यूजन क्या कि सर यहाँ पर तो अक्षर लिख रहे हैं, तो या क्या सही है क्या, क्योंकि कई लोग ये भी तो बता रहे हैं शब्दों को जोड़ने वाली बात है, अरे ये नहीं होती है, समझो आप यहाँ पे, जैसे हिम है ना, और यहाँ पर हिम के आगे क्या लगा देते हैं, लय, और इससे पहले आ लगा देते हैं, हिम प्लस आलय कर देते हैं, तो यहाँ पे ये यहाँ संधि नहीं हो रही है, यहाँ भी संधि नहीं हो रही है, संधि कहाँ हो रही है, देखो मैं के अंदर मैं पूरा है ना, इसमें ए है, अभी हलंत हुआ है, ए बाहर निकला तब, और यहाँ पे क्या है, आ है, आ तो संधि तो ए और आ के अंदर हुई है दोस्तों, कहाँ पे हुई है संधि, ए और आ के अंदर, तो अक्षरों में होती है, ए और आ मिलकर के आ बन गए, बाकी तो सारा का सारा जो फंडा है ना, वो ऐसे की ऐसे है दोस्तों, समझ में आया आपको, ये आ इसमें मिला दो, हिम आ लय, आया होगा समझ में। अगला प्रश्न देखते हैं अपन, 10 नंबर का प्रश्न का उत्तर बताइए, दो स्वरों या दो व्यंजनों के मेल को क्या कहा जाता है। बढ़िया, अपना जो आंसर होगा ना 10 नंबर का जो प्रश्न है, इसमें हो जाएगा संधि, बी ऑप्शन। देखो संधि एक तो और एक समास, इनके अंदर अगर हम अंतर की बात करें, संधि देखो दो वर्णों में होती है, जैसे अपन ने बात करी, जैसे ए प्लस आ, तो ये तो हो गई, इन दो वर्णों के अंदर संधि हो सकती है, आ दीर्घ स्वर संधि हो जाती है ये, जबकि समास में है ना, दो या तो फिर दो से ज्यादा शब्द होते हैं, तो जो मेल होता है ना,
संधि वाले शब्द होते हैं उनको तोड़ने की जो क्रिया होती है उसको विच्छेद कहते हैं, और शब्दों का मेल होता है उसको क्या कहते हैं, समास कहते हैं, और तोड़ने की क्रिया शब्दों को विच्छेद कहलाती है, और समस्त पदों को तोड़ने की जो क्रिया होती है वो विग्रह कहलाती है। चलो नेक्स्ट प्रश्न है अपने लिए, निम्नलिखित में से किस शब्द में दो से अधिक उपसर्ग हैं। यहाँ पर 4 शब्द दे रखा है, बताओ दो से अधिक उपसर्ग पूछ रहा है, बताइए 2 से अधिक उपसर्ग किस में है इनमें से। 10 नंबर का प्रश्न है, सॉरी 11 नंबर का। बढ़िया, देखो व्याकरण, समन्वय, पर्यावरण, दुर्व्यवहार, इसमें वी उपसर्ग है, सम है, परि है, लेकिन यहां पे हम बात करें ना तो इसके अंदर दोस्तों 2 से अधिक मतलब 3 उपसर्ग हैं। अब आप कहोगे सर कैसे, देखो इसमें एक तो दुर है, दुर दिख रहा है ना, दू और फिर रह, दुर हो गया भाई, इसको हम अलग अलग तोड़ेंगे, देखो ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं आपको एक ही बार में खत्म करता हूँ कहानी इसकी, आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी इन चीजों में। ऐसे अगर दिक्कत आ रही है ना तो इनके टुकड़े करो बिल्कुल बारीक वाले टुकड़े। द के अंदर ऊ की मात्रा है, फिर क्या है, रे है, रे हलंत ऑलरेडी, फिर वह भी हलंत ऑलरेडी, देखो वह भी आधा है, फिर यह है, यह के अंदर ए है, ठीक है, फिर वह है, वह के अंदर ए है के अंदर आ है, रे है और रे के अंदर ए है। इस तरह से ये दुर्व्यवहार का टुकड़ा होता है भाई, ठीक। तो देखो एक तो यहां तक उपसर्ग बन गया, इसको जब हम लिखेंगे तो क्या बनेगा, दुरुपसर्ग, ये दुरुपसर्ग होता है, समझो बात को, उपसर्ग तो याद होनी चाहिए, तो दुरुपसर्ग हो गया। एक देखो वह और यह है ना, तो यहाँ पे देखिए आपको पता है यण संधि अगर आप यहाँ पे करते हैं ना तो वी निकल करके आएगा इसका, तो यह का ई हो जाता है ना यण संधि में, तो वी उपसर्ग हो गया एक। फिर इसके बाद में देखो आगे क्या आ रहा है, ए और वह, तो आपको पता है ना औ भी उपसर्ग होता है, तो एक औ हो गया, प्लस में हार लगा दो, तो ऐसे क्या बनता है भाई, दुर्व्यवहार। समझ में आ गया, तो ऑप्शन नंबर इसमें होगा बी राइट आंसर। क्लियर, आगे चलो, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, बताइए कौन से शब्द में नहीं है। अगर आप हिंदी में 30 आउट ऑफ 30 करना चाहते हैं ना दोस्तों, तो ये क्लास कभी आपकी मिस नहीं होनी चाहिए किसी भी हालत में। ओके चलो 12 नंबर के प्रश्न में दोस्तों क्या आंसर होगा, बहादुर, नंबर 1 ऑप्शन। उपसर्ग नहीं है बहादुर में, देखो लावारिस की बात करें ना तो इसमें ला प्लस वारिस होगा दोस्तों, ला प्लस वारिस हो जाएगा भाई, है ना। बदनाम को हम देखें तो बद प्लस नाम होता है, बदनाम, है ना। और अगर बेवकूफ की हम देखें तो बे प्लस वकूफ होता है, तो इनमें बे उपसर्ग है, ला है, बद है, बट बहादुर में नहीं है, तो आंसर पहला कर देंगे इसमें। नेक्स्ट देखिए, इन प्रत्यय से निर्मित बताइए कौन सा शब्द है 13 नंबर के प्रश्न में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर होगा इन प्रत्यय से निर्मित शब्द। देखो यहां पर तो कुल प्लस इन हो गया ना, कुलीन, तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, कुलीन, है ना। एक हम लगाते हैं अगर ठाकुर प्लस आइन, ठाकुर प्लस आइन क्या बनता है दोस्तों, ठकुर आइन, ठकुर आइन। अगर हम देखें यहाँ पे आइन है इसके अंदर प्रत्यय, और पंडित प्लस आइन क्या बनता है दोस्तों, पंडित आइन, तो इसमें भी आइन प्रत्यय है, कुलीन सही है। यहाँ पे नाइन की बात करें अपन तो नाई प्लस इसके अंदर प्रत्यय है इन, नाइन प्रत्यय, इन प्रत्यय इसके अंदर, तो ऐसे हम क्या करेंगे, इन प्रत्यय से निर्मित केवल कुलीन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार प्रत्यय से निर्मित नहीं है, बता दो कौन सा निर्मित नहीं है कार प्रत्यय से। इसमें आंसर होगा बेकार, पहला ऑप्शन, कला प्लस कार क्या बनता है, कलाकार बनता है, तक्ष प्लस कार, तक्षकार बनता है, कुंभ प्लस कार, कुंभकार बनता है, कार प्रत्यय से निर्मित बेकार नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं,
15 नंबर का प्रश्न देखिए, चंद्रशेखर में कौन सा समास है, बता दो। चंद्रशेखर में समास पूछ रहा है, चंद्रशेखर में जल्दी से कर दो लाइक का बटन दबा के। अच्छा देखिए, तो इसमें क्या आंसर होगा, बहुब्रीहि समास है दोस्तों। चौथा ऑप्शन हो जाएगा। मैं आपसे पूछता हूं चंद्रशेखर का समास विग्रह क्या होगा, कमेंट करते जाओ सब लोग फटाफट से। जो लोग बाद में वीडियो को देखेंगे, क्लास को देखेंगे, वो लोग कमेंट बॉक्स में जरूर डालना। चंद्रचूड़ सामासिक पद में कौन सा समास है, बताओ। चंद्रचूड़ जो सामासिक पद है, इसमें समास पूछ रहा है आपसे। अरे भाई, अन्य पद निकल रहा है क्या, प्रधान है क्या अन्य पद यहाँ पे? बिल्कुल सर है। चंद्रमा कहाँ पे है, चूड़ पे। तो तीसरा ऑप्शन आ रहा है च्यू, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? नहीं है भ्रमर का पर्यायवाची। तो दोस्तों क्या आंसर होगा इसका, देखो मधुप, अली, भोरा, ये भ्रमर के पर्यायवाची होते हैं, बट सफरी जो है ना, ये नहीं है यहाँ पे। भ्रमर के पर्यायवाची एक भंवरा भी होता है वैसे, मधुप हो गया, अली हो गया, एक भृंग भी होता है इसका पर्यायवाची, मिलिंद भी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 18 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्न में से शब्द समूह में बिजली के पर्यायवाची कौन से हैं, बताइए बिजली के पर्यायवाची। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। तो देखो इसमें उत्तर क्या होगा अपना 18 नंबर के प्रश्न में, विद्युत, तड़ित, चपला और दामिनी, ये सारे क्या होते हैं, बिजली के पर्यायवाची होते हैं। इसके अलावा चंचला भी होता है, चंचल होती है ना बिजली, हाथ तो लगा के दिखाओ कोई है, मजाल किसी की दुनिया में कोई हाथ लगा दे जानबूझ के, डर लगता है भयंकर सबको। मत लगा देना भाई, कोई भी मत लगा देना, जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। आगे देखिए, निरपेक्ष का सही विलोम बताइए, क्या होगा इसमें आंसर। निरपेक्ष का सही विलोम, प्रत्यक्ष, परोक्ष, सापेक्ष और प्रतिपक्ष। तो गाइस यहाँ पे आंसर होगा सापेक्ष। निरपेक्ष का विलोम क्या होता है, सापेक्ष। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष की अगर हम बात करें तो प्रत्यक्ष का विलोम होता है परोक्ष, परोक्ष या अप्रत्यक्ष, एक ही बात है वो। आगे देखिए, निराहार का सही विलोम बताना है आपको। 20 नंबर के प्रश्न में निराहार का सही विलोम शब्द बता दो, देखें क्या उत्तर होगा इसमें, जल्दी करिए। 20 नंबर के प्रश्न में हमें आंसर करना है भाई। अच्छा बहुत बढ़िया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर क्या होगा, निराहार का सही विलोम होता है आहार, निर प्लस आहार क्या बनता है, निराहार। यानी कि निर का मतलब बिना से लिया जाएगा यहाँ पे, बिना आहार के, ठीक है, आहार का विलोम निराहार हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे, वन वर्ड बताना है आपको, जल्दी से बता दो। ज्ञानी, इच्छुक, पिपासु और जिज्ञासु क्या कहेंगे, जल्दी से बता दीजिए। बहुत बढ़िया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, जिज्ञासु, डी ऑप्शन। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला, सम्यक प्रकार से विधान करें उसे क्या कहते हैं। दोस्तों अच्छी किताबें और अच्छे दोस्त तुरंत समझ में नहीं आते हैं, उनको पढ़ना पड़ता है। तो क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा, संविधान। अच्छी किताबों से प्रश्न उठाए गए हैं। देखो, अकर और आकर का क्रम से सही अर्थ बताना आपको।
23 नंबर के प्रश्न में होगा न करने योग्य खान, बी ऑप्शन। ठीक है भाई, चलिए। बाकी टाइम ना भी हो आपके पास में तो भी क्लास तो लिया करो। आगे देखो क्वेश्चन संख्या नंबर 24, कौन सा क्रम ठीक नहीं है? बताओ जी। ये क्या है ना, लास्ट वाले इन सब के अर्थ के बारे में बात कर रहा है। ये लास्ट वाला क्या है, इन सब का अर्थ, जैसे प्रमाण, सबूत, परिणाम, मात्र, प्रसाद, बेट, प्रसाद, नींव, लक्ष्य, लाख, लक्ष्य, उद्देश्य, गज, हाथी, गज, माप। देखो भाई, जैसे गज का हाथी हो गया, लक्ष्य का लाख हो गया, प्रसाद का बेट हो गया, प्रमाण का सबूत हो गया, परिणाम का मात्र, और प्रसाद का नींव, लक्ष्य का उद्देश्य, गज का माप। यहाँ पे एक गलत है, वो चूज करना है आपको, है ना। तो देखो यहाँ पे है ना, प्रसाद का भेंट और प्रसाद का नींव। तो देखो ये जो प्रसाद है ना, इसका मतलब होता है या तो कृपा या तो फिर भोग, दो अर्थ होते हैं इसके। और ये जो प्रसाद है यहाँ पे, इसका मतलब होता है महल, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा अपना, बी राइट आंसर। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर का, किस क्रमांक का शब्द तत्सम है? तत्सम बताओ, देखें तत्सम कौन से क्रमांक का है इसमें? मक्षिका नंबर 1 ऑप्शन। किस क्रमांक का शब्द तत्सम है? मक्षिका। देखो मैंने आपको बताया था क्षय, त्रय, ज्ञ, है ना, ये जो आ जाए ना तो वहां पे समझ जाया करो, वहां पे वो तत्सम शब्द ही होते हैं। अच्छा ठीक, तो इसमें हो जाएगा पहला ऑप्शन। मीत, आप कहोगे सर इसका तत्सम क्या होता है? मीत का तत्सम होता है दोस्तों मित्र। ये तो तद्भव है तीनों। मुट्ठी की हम बात करें, मोर की हम बात करें, मोर का तत्सम मयूर होता है, मयूर। और इसका होता है मुष्ठी। ठीक ठीक, चलिए आगे देखते हैं। कौन सा शब्द विदेशी मूल का नहीं है? बताइए, विदेशी मूल का नहीं है। 26 नंबर के प्रश्न में होगा विज्ञापन, डी ऑप्शन, ये विदेशी मूल का नहीं है भाई। बाकी कायल, चाय, तंबाकू, कोयल कर लेना यार इसको, ठीक है ना। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? बताइए, भाववाचक संज्ञा, शत्रुता, वीर, मनुष्य, गुरु। भाव किस में आ रहा है? जैसे बुढ़ापा है तो ये भाव है ना, वैसे ही बताना है आपको। तो देखो इसमें उत्तर होगा अपना शत्रुता, नंबर 1 ऑप्शन, यहाँ पे भाववाचक है। 28 नंबर का भी देख लो प्रश्न है, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2012 में, 3rd ग्रेड के एग्जाम में। महात्म्य शब्द के बारे में बताइए। महात्म्य शब्द है क्रिया, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या भाववाचक? महात्मा प्लस यह होता है महात्म्य, ठीक है ना। महात्मा ये दोस्तों जातिवाचक संज्ञा होती है, महात्मा तो जातिवाचक संज्ञा। अगर यह प्रत्यय लगा दिया जाता है ना तो ये महात्म्य बन जाता है, और फिर क्या निकलता है? भाववाचक संज्ञा, डी ऑप्शन। समझ में आया? ऐसे चेंज होती हैं चीजें। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन 29, निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में बताना आपको। बताइए अनिश्चयवाचक सर्वनाम, मैं, वह, कोई, कौन, तो क्या होगा इसमें? तो फ्रेंड्स यहाँ पे उत्तर होगा कोई, अनिश्चयवाचक कोई। अब कोई का पता नहीं है ना कौन है, मैं के तो पता है भाई मैं हूं, कंफर्म है। वह का भी पता है किसके बारे में बात कर रहे हैं, कौन, कौन का भी आंसर आता है, बट कोई अनिश्चयवाचक हो गया, कोई भी हो सकता है। कौन का आंसर आ सकता है ना, जैसे तुम, बट यहाँ पे है ना ये संशय वाली बात हो जाती है यहाँ पे। आगे देखिए, उसे क्या पता जिसे कोई कष्ट न हुआ हो, तो कौन सा सर्वनाम है इसमें, बता दो। उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट न हुआ हो, उसे क्या पता
जिसे कनेक्टेड वर्ड आ रहा है दोस्तों, इसका मतलब संबंधवाचक हो जाएगा। नंबर 1 ऑप्शन इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न का उत्तर नीचे दिए गए जोड़ों में से जो सही नहीं है उसको छांटना है। भाई इस प्रश्न का जो आंसर है जल्दी बताइए। क्या आंसर हो जाएगा? वंदना और वंदकी। डी ऑप्शन। वंदना का विशेषण होता है दोस्तों वंदनीय, वंदनीय होता है। ठीक है, देखो अब आपको एक प्रश्न दे रहा हूं कल के लिए, इसका आंसर करना है तुम्हें। किस क्रमांक में विशेषण शब्द है? जल्दी